तो बच्चों, आखिर इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, कल शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया है जो आपके सामने है। ट्वीट में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? रीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। रीट की यह परीक्षा फरवरी 2025 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति 25 नवंबर 2024 तक जारी कर दी जाएगी। बच्चों, विज्ञप्ति 25 नवंबर 2024 तक जारी कर दी जाएगी। परीक्षा फरवरी में संभावित है और बाकी परीक्षा शुल्क रीट 2022 के समान ही निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य एवं सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री यानी राजस्थान की सरकार का ट्वीट है, इसलिए हमको मानना है कि ऐसा ही होगा। दूसरी एक पेपर की कटिंग है। रीट के लिए आवेदन 1 दिसंबर से, परीक्षा फरवरी में संभावित। रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा। फरवरी में परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। तो रीट की परीक्षा जो फरवरी में आयोजित हो जाएगी, उसके रिजल्ट में 3 महीने का समय लगाएंगे, क्योंकि फूंक फूंक के सरकार कदम रख रही है और कुछ नए रूल्स भी अप्लाई कर रही है। आज के इस वीडियो में हम तमाम वो बातें करेंगे। आप तैयारी कैसे करेंगे, किताब कौन सी पढ़नी है, ये भी हम बातें करेंगे। तो यहां देखो आप, लगभग 3 महीने की प्रक्रिया, कब? परीक्षा होने के बाद 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की जारी करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे और साथ में, ये बड़ी बात है बच्चों, साथ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। मतलब थर्ड ग्रेड मेंस की जो परीक्षा होगी उसकी डेट कब जारी करेंगे, इस विज्ञप्ति में नहीं, बल्कि जब रेट का रिजल्ट आएगा उसके साथ। मतलब पहले से सब कुछ सुनियोजित होगा। हो सकता है उसके बाद 3 महीने का टाइम दें कि 2 महीने का टाइम दें या 4 महीने का टाइम दें। का मतलब 2025 जून जुलाई के आसपास हमारी थर्ड ग्रेड अध्यापक की भर्ती हमको देखने को मिलेगी। सरकार ने भी रीट कराने का वादा किया था। अभ्यर्थी रीट का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और शुल्क वगैरह वही है जो पिछली बार था। ओके बच्चों, तो ये एक सूचना है और ये सूचना एकदम ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल बहुत से हैं। पहला सवाल ये है कि साहब कौन कौन एलिजिबल होंगे। जैसे आपको पता है पिछली बार बीएड के साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया उनको अलाउ किया, फिर हटाया। स्पेशल बीएसटीसी जो कर चुके हैं उनका क्या होगा? 2 साल रीट की भर्ती आई नहीं तो क्या 2 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी? रीट का जो प्रमाण पत्र है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा कि 5 साल के लिए होगा कि आजीवन रहेगा, या और कोई नई बात? ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी 25 नवंबर को जब विज्ञप्ति अपने सामने आएगी। अब महत्वपूर्ण बात बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं चर्चा कर रहा था जेपी जी से, तो मेरे को कह रहे थे कि सर एक मेरा ऑफलाइन क्लासेस में मैं बोलता हूँ एक मेरा कोट है। तो उनका कोट क्या था? वो इस पूरी तस्वीर को क्लियर करने वाला एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि सर जिस तरह से साइकोलॉजी में चूहे पर और बिल्ली पर ज्यादातर प्रयोग हुए, जिस तरह से बायोलॉजी में, साइंस में मेंढकों पे आज तक प्रयोग हुए हैं, उसी तरह भर्तियों में सबसे ज्यादा प्रयोग रीट पे हुए हैं। और स्टूडेंट बेचारा ठगा सा देखता रहता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्योंकि हर बार चीजें बदली है। हम सब जानते हैं बच्चों कि पहली बार थर्ड ग्रेड की भर्ती राजस्थान में 2004-5 में, 2003-4 में हुई थी और उसमें आरपीएससी ने परीक्षा ली थी। एक पेपर हुआ था, 30,000 की बड़ी भर्ती थी।
उसके बाद दूसरी भर्ती लगातार एक ही पेपर, वही आरपीएससी, भी पैटर्न, फिर 30-33 हजार की भर्ती, यानी लगभग 60-65 हजार शिक्षक लगे, उनको ज्वाइनिंग दी गई और ज्वाइनिंग का आधार था ओनली सिंगल पेपर, एक पेपर। पता है आपको, क्योंकि तब तक आरटीई 2009 एक्ट नहीं आया था, लागू नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से आरटी लागू हुआ। उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, 2 मिनट की बात है। सबसे पहले आरटी लागू होने के बाद जो पहली थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी वो 2013 में हुई थी, और वो करवाई थी जिला परिषद ने। किसने करवाई थी? जिला परिषद, यानी हर जिले का अलग पेपर था, याद होगा आपको। जिला परिषदों ने वो भर्तियां करवाई थी, और वो एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म यहां से आने शुरू हुए थे। एनोरेक्सिया नर्वोसा, प्रोग्राम लर्निंग की बातें यहीं से शुरू हो गई थी। जो बच्चे समझ गए थे उन्होंने इनको पकड़ लिया था, जो फिर भी कुछ और पढ़ रहे थे वो फिर लटकते ही रहे थे। तो 2013 में बड़ी भर्ती हुई थी जिला परिषदों से। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद फिर ये 2013 में जो परीक्षा हुई थी उससे पहले आरटेट हो गया था। इसका मतलब ये 2 चरणों में हो गई थी। ये मुख्य परीक्षा थी और पात्रता परीक्षा पहले रीट थी। 2 चरण हुए, उसके बाद वापस एक ही परीक्षा कर दी। बोलिए करी, एक परीक्षा करी, और खास बात उस एक परीक्षा में भी कभी तो इन्होंने 70-30 का रेशियो कर दिया, कभी इन्होंने 90-10 का रेशियो भी किया था। हालांकि 90-10 वाली बाद में कैंसिल हो गई थी, तो बदलाव किया ना 70-30। अब 70-30 का रेशियो किस कदर प्रभावित कर गया हमारे बेरोजगार बच्चे को, सुनना बच्चों। चूंकि पहले पात्रता परीक्षा के आधार पे आरटेट, जैसे सीटेट होता है, आरटेट का आयोजन किया गया, और आरटेट के पेपर को रखा गया मॉडरेट, लगभग आसान पेपर था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की उन्होंने जम के स्कोर किया, और बाद में 70-30 का जब रेशियो आया तो 70% मार्क्स आपके फाइनल जो मेरिट शिक्षक भर्ती के लिए बनेगी उसमें उस पेपर के आधार पे लिए गए जो एकदम सरल था। और आपने देखा होगा 2013 से लेके 2018 तक वही बच्चे थर्ड ग्रेड में ज्वाइन करते रहे जिन्होंने ये जो 70 का रेशियो है, 70 का अनुपात है, इसमें बेहतर स्कोर किया। वो बच्चे जो इसमें बेहतर स्कोर नहीं कर पाए थे वो ज्वाइनिंग से वंचित हो गए। उनकी क्या गलती थी? क्या उनको पहले बताया गया था कि आप जो पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं ये पात्रता नहीं है, ये बाद में भी इसके नंबर जुड़ेंगे? ऐसा नहीं बताया गया था। ठगा गया बच्चा। फिर मांग उठी तो इसको 90-10 किया गया। या फिर वो भी बच्चे ठगे गए जो पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उनके मार्क्स उन्होंने सीरियसली दिया नहीं था। L2 के बच्चे, तो ग्रेजुएशन में कम मार्क्स थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फाइन आर्ट वगैरह लिया तो उनके 92-94% मार्क्स थे, तो विसंगतियां तो सारी थी। इसलिए फिर इस बार ये कहा गया कि साहब पात्रता वाली जो परीक्षा है इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि अब एक ही परीक्षा है वो रीट की है। तो बच्चों ने कहा ओके, सरकार ने बोला 90-10 करते हैं। एक और बात, रीट की पात्रता को कभी 3 साल के लिए वैलिड किया, फिर आ गया साहब आजीवन, लाइफ लॉन्ग रहेगी ये। तो कितने बदलाव हुए अब तक। हर बदलाव में अब हमको पहले से पता है। अभी हम बात करेंगे इस बार आप रीट में क्या करेंगे, थर्ड ग्रेड में क्या करेंगे, तो पहले से हमें पता है, तो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक व्यू रचना बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो मंजिल जरूर पालेंगे, क्योंकि हमारा तो हर कदम हमारे मंजिल की तरफ होगा। हम तो मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड भी कौन से हैं? हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग हैं, हम आंतरिक अभिप्रेरणा वाले लोग हैं, जिनका हर व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। पर ये तब होना जब हमें लक्ष्य का तो पता हो। लक्ष्य हमें बार बार भटका रहा है, क्योंकि कभी तो पात्रता में हमें ज्यादा नंबर लाने हैं, ये समझ में आता है। कभी हमें ये समझ में आता है कि साहब पीछे एकेडमिक में ज्यादा नंबर थे। कभी ये समझ में आता है कि साहब ये तो 3 साल के लिए है। कभी ये कि साहब ये तो लाइफ लॉन्ग है। कभी ये तो साहब जिस तरह से बीएड बीएचटीसी की डिग्री और मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से इस रीट के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक तरीके से भटक गया बच्चा। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीजें हमको एकदम क्लियर करके चलना है, और शायद सरकार की भी यही मंशा है। तो हम अब आगे आज से अपनी रणनीतियां एकदम सुदृढ़ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे, जो हमें अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचा देंगे। इसके लिए बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या तैयारी करें, कैसे पढ़ें, ताकि हमें अपनी मंजिल मिल जाए। तो बच्चों पहली बात मैं आपको बताऊं, अभी हमारे सामने ये क्लियर है कि ये जो रीट भर्ती आने वाली है ये केवल पात्रता परीक्षा होगी। इसका मतलब इसके बाद दूसरे चरण में हम मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ओके, पहला टारगेट जो बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे हैं
उनके लिए है कि साहब उनको रीट का सर्टिफिकेट मिल जाए, बस वो पात्र हो जाएं तृतीय श्रेणी की अगली आने वाली भर्ती के लिए। ये पहला टारगेट है। और पात्र हम कब होंगे? पात्र हम तब होंगे जब हम 150 में से 90 अंक लेके आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल काम है। कैटेगरी को इसमें छूट भी है, पर मोटे तौर पे पहला टारगेट है हम 60% मार्क्स लेके आए साहब और रीट की का सर्टिफिकेट ले लें, ताकि अगली तृतीय श्रेणी वाली भर्ती में हम बैठ सके। लेकिन यहां दो चीजें मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इस 60% या 90 नंबर के लिए तैयारी करेंगे, वो घाटे में रहेंगे। क्योंकि एक बात तो ये है कि या अब आप जो तैयारी करेंगे वो तैयारी आपके मेंस में उतनी काम आएगी, इसलिए क्यों ना अभी से मास्टरी करते हुए चलें, बाद में वापस वही चीजें पढ़नी है। अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे कि 90% नंबर लाने, तो फिर वापस आपको सारी चीजें पलटनी पड़ेंगी, वापस तैयारी करनी पड़ेगी, वापस अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अभी हम इस तरह से तैयारी करें कि साहब 150 में से जैसे हमारे बच्चों के आते हैं 142 आए, 144 आए, 138 आए, 134 आए, 132 आए, कम से कम 120 से ऊपर तो आए ही आए। तो इस तरह से तैयारी लेके चलना है। एक इसका बेनिफिट ये रहेगा कि वो चीजें जो अब तैयार हैं उनको केवल रिवाइज ही करना पड़ेगा, हम रीट की परीक्षा के बाद थर्ड ग्रेड की परीक्षा के बीच में जो दरमियान जो गैप आएगा उसमें। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस तरह से इतिहास रहा है, रीट का सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं रीट पर, तो हो सकता है सरकार ये बोल दे कि वापस 70-30 का रेशियो कर दिया साहब, 80-20 का नया रेशियो ले आए, 90-10 का रेशियो ले आए, या 50-50 का रेशियो ले आए। तो पता है क्या होगा? अब आप वापस तो उस प्रमाण पत्र में आपकी जो स्कोरिंग है उसको बढ़ा नहीं सकते। तो अभी आप स्कोर कर लें तो ऐसी कोई बात आए, ऐसा कोई रूल आए, तो ये स्कोरिंग आपको उसमें भी उसी तरह से फायदा दे जैसे 70-30 होने के बाद 2013 के 14 के बाद बच्चों को फायदे मिले। ये बात समझ में आई? अब अगली महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि ओके साहब, हम तैयारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे 150 में से 120, 22, 24, 26, 32, 40 प्लस लाने की। ओके, पर उसके लिए पढ़ें क्या? तो बच्चों आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सब बच्चे, सबके पास मैटर एक जैसा रहता है, सब बच्चों के पास कमोबेश वही किताबें हैं। किताबों का आधार तो आपको पता ही है, आरबीएससी की किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, पर दोनों नहीं पढ़नी है क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें अब सेम ही है। केवल 15% बदलाव हो सकता है एनसीईआरटी से आरबीएससी में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की किताबें पढ़नी है, साफ साफ लिखा है कि L1 में कक्षा 1 से 8 तक के टॉपिक आएंगे। L1 में क्या होगा? कक्षा 1 से 8 तक के टॉपिक आएंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर क्या होगा? 10th लेवल तक का होगा। L2 में आपको ध्यान रखना है, L2 में वही 6 से 10, लेकिन 6 से 10 का मतलब L2 वालों को L1 भी पढ़ना है। हो सकता है बहुत आसान है ना, एक दिन में आप चारों किताबें, पांचों किताबें पढ़ लेंगे। 6 से 10 तक के टॉपिक्स हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर है 12th तक का। तो यहां एक बात समझनी है, जैसे L1 की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो टॉपिक लेगा 1 से 8 वाले ही, लेकिन 9th 10th में जो टॉपिक हैं जो 1 से 8 तक नहीं है वो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन इनका लेवल वो 10th तक ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में लाभ हानि का एक टॉपिक है, अगर लाभ हानि का टॉपिक 8वीं तक है ही नहीं, 9th 10th में ही है, तो आपको इसको छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर लाभ हानि का टॉपिक 8वीं तक है तो फिर आपको 8वीं तक वाली वो चीजें तो पढ़नी पढ़नी है, साथ में लाभ हानि का टॉपिक जो 9th 10th में है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल 10 तक जा रहा है। इसी तरह से L2 में टॉपिक तो आपको 6 से 10 वाले लेने हैं, सिलेबस आपके सामने रहेगा, लेकिन उनका कठिनाई स्तर वही टॉपिक अगर 11वीं 12वीं में है तो उनको जरूर पढ़ना है। ये गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि साहब 11वीं 12वीं में है ये टॉपिक, तो छठी से 10वीं में भी ये टॉपिक है, तो हम छठी से 10वीं दे रखा है तो ये पढ़ेंगे नहीं, इस टॉपिक को 11वीं 12वीं वाले को भी पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस ये कवर कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो केवल 11th 12th में है, वो छठी से 10वीं नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं अभी जेपी जी आ गए अपने बीच में, तो एक मिनट में आप आ जाओ, एक मिनट में तैयार होके इनको भी बुलाता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा कि किताबें सेम है, आप आरबीएससी की बुक्स को आधार बनाएं, या फिर कोई गाइड आप लेते हैं, या फिर हमारे जैसे किताबें पब्लिकेशन की छपती हैं लोगों की वो लेते हैं, या हिंदी ग्रंथ अकादमी लेते हैं, आप जो भी किताब लेते हैं वो आपकी मर्जी है।
जो भी नोट्स लेते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चों दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो क्या? पहली बात, हमको केवल वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। क्या पढ़ना है? केवल वही चीज हमको पढ़नी है, वही तैयार करनी है। हाँ, उसमें हम ब्रूनर की तरह स्पाइरल करिकुलम करके उसमें मास्टरी हासिल करेंगे, लेकिन टॉपिक वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं कि बच्चों को पूरा सिलेबस 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक पढ़ाया जाता है, लेकिन उस सिलेबस में पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है जिसका कोई संबंध नहीं है परीक्षा से। पहली बात ये ध्यान रखनी है, अपने सिलेबस को प्रिसाइज करें, एकदम पिन पॉइंटेड चीजें जो सिलेबस में दे रखी है उन्हीं को हमको पढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं उस सिलेबस से संबंधित अब तक पुराने पेपर में पीवाईक्यूज, ओल्ड परीक्षा के जो प्रश्न हैं, वो अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे नोट्स में वो पेपर के, पुराने पेपर के प्रश्न कवर हो रहे हैं? या फिर आप कोई बुक लेके आते हैं, कोई गाइड लेके आते हैं, तो क्या उस बुक में पीछे दे दिए उठा उठा के सब पुराने पुराने परीक्षा में ये प्रश्न आए थे, लेकिन जब वो अंदर बच्चा पढ़ता है तो उन प्रश्नों से कोई सरोकार नहीं है। वही घिसी पिटी रटी रटाई बातें उसमें लिखी जाती हैं, और वो 100 में से 80 किताबों में वही मिलती है। वो सब आपको ठगा जाता है, क्योंकि प्रश्नों वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें है ही नहीं। तो फिर क्या करेगा बच्चा? इसलिए ध्यान रखना, वही किताब पढ़नी है, वही नोट्स पढ़ने हैं जिनमें पुराने पेपर के प्रश्न शामिल हों। शामिल किस तरह से हों वो भी आपको समझना होगा। कंसेप्चुअल अगर शामिल हैं तो वो बुक आपके लिए बेहतर है। बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा भाई, अब भविष्य में क्या आने वाला है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन कम से कम अब तक जो आया है उसको तो हम कवर करें, नहीं तो हम अपनी दिशा भटक जाएंगे। तो फिर बच्चों वही बुक पढ़नी है जो बुक पुराने प्रश्नों को कवर करती है। कवर किस रूप में करती है मैंने आपको बता दिया कि केवल प्रश्न लिख दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उन प्रश्नों को जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें किस तरह से आपके क्लियर किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो बुक महत्वपूर्ण है। दूसरा, मान लो ऐसा होता है कि आपने कोई बुक ली और आपको लगा कि साहब ये कवर भी कर रही है, तो फिर बहुत बड़ी बात, मुझे याद है, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 2018 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, और उस एग्जाम में साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में 40 नंबर की आती है, 20 प्रश्न आते हैं, 40 मार्क्स। मुझे याद है पेपर हुआ, 20 प्रश्न आए, और हमेशा की तरह बच्चों ने कहा कि सर मजा आया, ऑफलाइन आपकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से हमको सब कुछ मिल गया। किसी ने कहा साहब मैंने 20 में से 16 किए, किसी ने कहा मैंने 17 किए, कोई कोई कह रहा था मेरे 15 हुए, किसी ने कहा 18 हुए, किसी किसी के 19 भी हुए, किसी किसी के 20 भी हुए, पूरे में से पूरे। ओके, लेकिन एक सवाल उठा कि साहब ऐसी किताबें हैं 4-5, वो किताबों वाले दावा कर रहे हैं कि हमारी बुक में 20 में से 16 आए हैं, 16/20। कोई कह रहा था हमारी बुक में 17 प्रश्न आए हैं 20 में से। ओके, मैंने उनको ये बोला कि जो केवल वो किताब पढ़ के जो ये दावा करती है कि मेरे 16 आए हैं 20 में से, 17 आए हैं 20 में से, खुश हो रहा है, लेकिन उसने चूंकि उसी किताब को बेस मान के पढ़ा है, इसलिए उसने उन प्रश्नों के आंसर भी वही दिए हैं जो उस किताब में लिखे हैं। आंसर की आने दो बोर्ड की, आरपीएससी की, और जैसे ही आंसर की आई, पता है भूचाल आ गया। जिस बुक वाले ने दावा किया था कि मेरे 17-20 में से प्रश्न आए हैं, वो गायब हो गया सोशल मीडिया से, क्योंकि उसके 17 प्रश्न तो किताब में छपे थे, लेकिन उन 17 में से 6 प्रश्नों के आंसर रोंग थे। 6 प्रश्नों के आंसर ही गलत थे किताब में। जब किताब में आंसर गलत होंगे, कंसेप्ट बच्चे का क्लियर था नहीं, तो वो तो वही आंसर करके आएगा ना, तो वो सारे दौड़ से बाहर हो गए। तब बच्चों को थोड़ा समझ में आया कि किताब तो हमको वही पढ़नी चाहिए जिसमें आंसर सही हो, कंसेप्चुअल हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आई, बहुत बार ऐसा होता है कि साहब बोर्ड या आरपीएससी भी सही उत्तर को गलत और गलत को सही कर देती है। फिर क्या करें? फिर क्या जरिया है? आपको पता ना, रिवाइज हो रहा है रिजल्ट, माउसेज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर आप वही करो जिस किताब में आपने पढ़ा है। यहां आपने जो किताब पढ़ी उसके 6 आंसर आरपीएससी ने गलत माने थे, तो आप आरपीएससी को बोलते साहब हमने ये किताब पढ़ी है, हमारे आंसर गलत क्यों क्यों माने? पता है आरपीएससी ने क्या जवाब दिया? आरपीएससी ने जवाब दिया, आपने ये किताब पढ़ी क्यों? ये ऑथेंटिक ही नहीं है। ये किताब ऑथेंटिक ही नहीं है तो आपने फालतू की कचरा वाली किताब क्यों पढ़ी?
तब आपने एहसास किया कि गलती हो गई। आप उनकी किताब पढ़िए, आप वो किताब पढ़िए जिनको पढ़ने के बाद अगर आरपीएससी या बोर्ड भी प्रश्नों को गलत करे तो आप 1 मिनट में ऑब्जेक्शन लगाएं, 1 मिनट में चैलेंज करें। और जैसा कि इस बार हुआ है, हमने जो प्रश्न भेजे हैं, डिलीट करवाए हैं, आंसर चेंज करवाए हैं, वो हमारी ऑथेंटिक बुक्स में से करवाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी हमने लिखी है। उसको आरपीएससी, यूपीएससी, हिंदुस्तान का कोई इदारा मानने से मना नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता आप मेरी किताबें पढ़ो, आप दूसरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि जिस दिन संकट आता है, एहसास तो तब होता है ना जब 1 नंबर से बच्चा रह गया, उस एक प्रश्न के कारण से बच्चा रह गया, तब उसको एहसास होता है कि काश मैं ऑथेंटिक चीजें पढ़ता। तो बच्चों, ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है। अब सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि किताबों को पढ़ें कैसे। नोट्स हैं तो उनको पढ़ें कैसे, नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे सामने अभी समय है 2 महीने का, लगभग 2 महीने का समय मान के चलना है। इतने कम समय में हम किस तरह से तैयारी करें कि हमें अच्छा स्कोर मिले। उसके लिए मैं खुद जो रणनीति हम दोनों डिस्कस करते हैं, मैं और जेपी सर, बहुत सी बातें मैं उनसे सीखता हूं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा सर बच्चों को आज ये वाला अपन एक वीडियो बना के जरूर देंगे, वो किस तरह से तैयारी करें, किताबों को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। जेपी जी आप आओ, बात करते हैं दोनों। कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो रेट की विज्ञप्ति की तारीख आ चुकी है, एग्जाम की तारीख बता चुके हैं अपने को, फॉर्म 1 दिसंबर से शुरू है। अब है तो बात तैयारी की। और जो सीरियस बच्चे हैं वो लंबे समय से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर हम आज बात सुबह सुबह हम बात कर रहे थे हमसे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट के अंदर लगभग जो किताबें गाइडें हैं 70-80% मैटर सेम है। मार्केट में वही मॉडल पेपर है, वही टेस्ट सीरीज है, वही टीचर्स हैं, वही कोर्स हैं। फिर उनको पढ़ करके एक बहुत बड़ी भीड़ तो फेल हो जाती है और कुछ बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो फिर एक क्या चीज अलग है जो उन्हें सिलेक्शन की ओर लेकर के जा रही है, और क्या चीज है कि वो सेम किताब पढ़ने के बाद, सेम किताब सेम मैटर, एक ही किताब को पढ़ करके एक बच्चा पास हो जाता है और 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ एक बात आती है कि उसने पढ़ाई कैसे की है। तो शुरू आती है कि सबसे बड़ा यह है कि उसके पढ़ने का तरीका क्या रहा। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा एकदम दिग्भ्रमित हो गया। वो पता नहीं कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ले रहा है, पता नहीं कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से ग्रुप उसने ज्वाइन कर रखे हैं, और परीक्षा से जस्ट एक दिन पहले तक वो एकदम दिग्भ्रमित है। आखिर ये क्या सिनेरियो है। ये सर एक्चुअल में मैं हमेशा कहता भी इस बात कि पहले जो है वो एजुकेशन एक सर्विस थी। अब देखिए, आजाद भारत के अंदर भी हमने शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं की। तो 1950 तक एमएसआरडी के अंदर 2020 में आकर हमने शिक्षा का मंत्रालय बनाया, क्योंकि हम शिक्षा को सेवा मानते थे। शिक्षा सेवा ही थी एक। लेकिन आज के इस समय में शिक्षा को एक बिजनेस, एक व्यवसाय बना दिया। और बच्चे को जो है सर, हकीकत यह है कि मैं हम खुद को शामिल करते कह रहे हैं कि मार्केट ने ऐसा कर लिया कि स्टूडेंट को एक कस्टमर बना करके छोड़ दिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है बात देखते हुए कि एग्जाम से पहले, रीट से पहले एक रीट, और परीक्षा से पहले एक परीक्षा, और 100 रुपए में टेस्ट, जानी अपनी तैयारी, मतलब एक बिजनेस बना करके छोड़ दिया। और सर आप तो पूरे राजस्थान में घूम रहे हो, देख रहे हो जिन कोचिंगों ने शिक्षा को बिजनेस बनाया था, आज उनके हाल क्या है, ये पर नाम नहीं मिल रहा उनका। और जो आज भी शिक्षा को सेवा मान के चल रहे हैं बच्चे, आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज है कि शिक्षा को जो है व्यवसायिक रूप में लेकर आगे है कि सर्विस के स्थान पर बिजनेस बना दिया है। कि जब शुरुआत की जाती है, दावे कुछ और होते हैं, वादे कुछ और होते हैं, बातें कुछ, कोई आएगा तो इन बच्चों को अपनी किताब भेज जाएगा, कोई आएगा टेसिस भेज जाएगा, कोई नोट्स, इवन सर एनसीईआरटी का सार संग्रह तक, ये ले लो, ये काम की चीज है, ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, यानी क्या क्या चीजें इन बच्चों को भेज करके जा रही हैं। और जिनका विषय वस्तु का जो है स्थिति ये है कि सर कि पेपर से लेना दूर की बात, पाठ्यक्रम से लेना देना नहीं उनका। ये पाठ्यक्रम से भी संबंधित नहीं है वो चीजें बच्चे को भेज करके। और एक सबसे बड़ा होता है कि हिडन पार्ट छुपा होता है, ये वाला कि ये हिडन छुपा हुआ है, ये अनसीईआरटी होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ रियलिटी ये है कि आज का बच्चा इस एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गया है। उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीजें हैं ही नहीं। और आप यही एक, मैं एक बात और कहूँ,
आप देखिए कि पूरी रीट को आप देखोगे तो वो भर्ती 2018 की थी, तो 2017 के अंदर उसकी चर्चाएं होने लगी थी, जैसे अभी 2024 में आ रही है चर्चा इसकी, अपन 2022 से करें, और 2018 की भर्ती मान के चले और 2022 में पेपर हो रहा है। 4 साल बच्चा तैयारी करने के बाद कट ऑफ आ रही है 65%, 70%। रीजन कि बच्चों को घुमाया गया, बच्चों को घुमाया गया है कि बच्चों को पास में सही मैटर से चीज, और फिर क्या है कि समाज भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि 65% नहीं आ रहे। बच्चे को इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि बच्चा 4 साल पढ़ करके भी वहां पर अपनी मास्टरी 80-90%, जबकि हम बोर्ड में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं अपन के 1 साल पढ़ करके 80% 90% आता, सामान्य सी बात हो रही है। और उतना सा पाठ्यक्रम में भी, वहीं पर भी तो जो बच्चे स्कूल का पाठ्यक्रम है वहां पर भी तो 8-9 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ ही रहा है, और वही 5-6 सब्जेक्ट अपने हैं, सिलेबस भी लगभग सेम है, और फिर और बौद्धिक स्तर तो अपने बच्चे का ज्यादा हो गया, तो ये और फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी अपने। फिर सब्जेक्टिव में तो नंबर फिर भी टीचर कहीं ना कहीं काट ले, ऑब्जेक्टिव में तो काट भी नहीं सकता। लेकिन ये क्या किया गया कि मार्केट के अंदर बच्चों को भ्रमित करने के लिए चीजें बोल, टू द पॉइंट, और पढ़ना कैसे है क्या चीजें, ये चीजें नहीं है। तो सर मेनली आज की इस वीडियो का मकसद यही है, जो भी बच्चा इसको देख रहा है उसको कम से कम आप इस तरह से बताओ कि सही दिशा में वो पढ़ाई शुरू करे, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ताकि उसका जो तीर है वो निशाने पे लगे और वो चुके नहीं। ये बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान होगा सर। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, रणनीति बनाई है, कैसे पढ़ना चाहिए, आज तक का हमारा अनुभव, मेरा, जेपी सर का, विद्यासागर की पूरी टीम का अनुभव, जेपी सर की जुबान से आप सुनेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए कि ये एक तो जो सर का ख्वाब था कि राजस्थान के सारे टॉपर जो हैं एक साथ मिलकर के पढ़े, और आप देख रहे हैं विद्यासागर के मंच के ऊपर राजस्थान के सारे टॉपर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपने स्कूल लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक है, सारे के सारे रैंकर, इवन ये है कि अपने जेपी सर तो आरपीएससी 3 बार के टॉपर, 3 बार आरपीएससी को चैलेंज कर करके उन्होंने टॉप किया है वो चीज। तो ये एक ख्वाब तो पूरा होने से, और ये हम सबका वो हम बैठ करके आपस में पूरी टीम बातें करते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे अलग से, रजत सर ने तो बीएससी बैकग्राउंड, एमएससी मैथ छोड़ करके पॉलिटी में जाकर के रैंक लेकर के आए हैं। तो ये एक चीजें हैं, तो हम सबने जो बातें की है उन बातों को कुछ मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा शॉर्ट के अंदर, कि सबसे पहली बात तो जो सर ने कही थी कि प्रमाणिक ऑथेंटिक मैटर होना चाहिए, कि भी आप जो पढ़ें, जो इसके हिसाब से आप उत्तर दे करके आए, कल को बोर्ड गलत माने तो आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें। तो उसके लिए तो बेसर की हिंदी गणित अकादमी बुक है, एनसीईआरटी की किताबें हैं, आरबीएससी की किताबें। तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम, पुराने पेपर, उसके बाद में उस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली किताबें, और सबसे पहले प्रमाण। भी आप एनसीईआरटी से शुरू कर लो, आरबी से शुरू कर लो, एक ही बात है, 15% सिलेबस का अंतर है, बाकी कोई चेंजमेंट उनमें है नहीं। नई पुराने का भी कोई ज्यादा रोल है नहीं, लगभग सारा मैटर कवर करते हुए वो आ रहे हैं। ये सबसे पहले तो वहां से पढ़िए। अगर आप अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे रीट के, तो उसके नीचे भी लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम की किताबें, वहां से जो है लेवल 1 में लिखा है कि कठिनाई का स्तर माध्यमिक, और लेवल 2 में लिखा है कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सर राजस्थान बोर्ड की किताबें अपनी, जो राजस्थान में प्रचलित है, राज्य में प्रचलित पाठ्य पुस्तकें। अब आप जब भी किसी किताब को शुरू करें, सबसे पहली बार आपको केवल किताब को पढ़ना है, कुछ नहीं करना, न कुछ नोट्स बनाने न कुछ लिखना, केवल आप किताब को पढ़ें। पहली बार में कोई नोट ना लें, क्योंकि जब आप दूसरी बार जब पढ़ रहे होंगे तब आपको उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लगेगी। इससे क्या हुआ, पहली बार लिखना नहीं है, केवल कुछ पढ़ना ही। कुछ कुछ नहीं लिखना सर, क्योंकि सर अगर पहली बार ये लिखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें लिख करके जाएंगे, जब दूसरी बार ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत सारी चीजें उसी किताब में नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो पहले नोट्स बनाए वो नोट्स इनको खुद को अधूरे लगेंगे कि ये नोट्स अधूरे हैं। तो आपको पहली बार कुछ नहीं है, सिर्फ उस किताब को जैसे आपने पढ़ा उसको आराम से पढ़िए। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। आप दूसरी बार फिर उसको जो चीजें नहीं लग रही है उसको अंडरलाइन करते हुए बिल्कुल जाए अपना। किस नॉलेज में हाँ। नहीं गई, वो नहीं लग रही उनको, वो नहीं लग रही उसको उनको, underline उनको अंडरलाइन करते हुए जाए। फिर आप तीसरी बार किताब को पढ़े उसी, अब तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको फिर कुछ चीजें नहीं लगेगी। उस समय आप क्या कीजिए, उसी बुक के अंदर साइड में वो चीजें नोट कीजिए, उसी किताब के अंदर, ताकि कहीं साइड में नहीं जाना पड़े। और उसके बाद उसका चौथा रिवीजन लेंगे आप,
तब ये होगा सिर्फ बच्चों के साथ में, ये बिलीव करेंगे कि मैं जब खुद देखता हूँ, खुद पढ़ रहा होता हूँ चीजें, तो चौथी बार जब होता है ना, तो आगे से अपने ये दिमाग में आता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो अपना दिमाग बोलता है आगे से आगे, और उसमें से कुछ बातें छूट जाती है अपनी कि ये चीज है, तो उस चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि ये बात मेरी मेमोरी के अंदर नहीं थी, बाकी तो आगे चल देते। इससे बेनिफिट क्या होगा सर इनका, कि इनके पास एक तो उस विषय 4 बार 5 बार पढ़ लिया इन्होंने, और एक उनके पास पूरी बुक का एक 4-5 पेज का एक पूरे का पूरा संक्षिप्त शॉर्ट एंड स्वीट नोट, जिसको ये एग्जाम की पहली रात आसानी से रिपीट कर सकते। ये सबसे बड़ा जरूरी है कि हम कहते हैं सिलेक्शन के लिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। अभ्यास सबसे बड़ा जरूरी है। और अगर अब हमारे पास में शॉर्ट पॉइंट होंगे तब तो अपन अभ्यास, उस शॉर्ट पॉइंट के अपन 10 से 15 20 30 भी, अपने जब 5 ही पेज का मैटर है तो उस 5 पेज को अपन दिन में 50 बार पढ़ सकते हैं। और सोचो सर कि हमने सब विषय को यूं 50-50 बार पढ़ दिया तो उसमें मास्टरी है हमारी। जब अपने एक पूरा डिटेल नोट्स लेकर के चलते हैं, अपने 400 पेज का रजिस्टर बन लिया, उसको आप पूरे दिन में रिपीट नहीं कर पाओगे तो एग्जाम से पहली रात रिपीट कैसे करोगे उस चीज को। तो इसलिए आपके पास में एक चीज ऐसी तैयार होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट की, आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं, सबके 4-4 5 पेज में पूरा आ जाए, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले तक आप उन्हीं को रिपीट करो। और जब उनको रिपीट करेंगे उसमें उसके आसपास की बातें अपने आप दिमाग में आएगी। जहां कोई पॉइंट नहीं दिमाग में आ रहा, उसके लिए वापस किताब उठा करके देखिए कि हाँ ये चीज है अपने को। हर एक मैटर के लिए पूरी किताब नहीं उठानी, सिर्फ उन शॉर्ट पॉइंट, जैसे मान लो कि बीच में कोई आ गया कि बैंकिंग मॉडल आ गया, प्रोग्रामिंग मॉडल आ गया, करेंसी प्रभाव आ गया, डबल डिप्लेशन आ गया, अब दिमाग में आ गया डबल डिप्लेशन ये क्या चीज है, अब वो यहाँ रिकॉल नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए, अब किताब को उठा लीजिए, अब किताब को उठाइए। यूं नहीं कि आप सारे के सारे थ्योरी को पढ़ो, बाकी तो आपका दिमाग बोलता जा रहा है, रिकॉल करता जा रहा है। ये सबसे बड़ी जरूरी है सर। अपना ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ से कोई सवाल पूछ लिया, तो सवाल पूछते हैं तो बच्चे नहीं बताते, फिर बोलते हैं देखो अपने ये पढ़ा था, फिर हाँ सर ये वहां पर इधर इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब इनकी मेमोरी में है, रिकॉल नहीं कर पा रहे उस चीज को। और ये बच्चों के साथ अक्सर होता है कि जब एग्जाम से बाहर आते हैं, आते हो, अरे यार इसका तो ये था, इसका तो ये था, अपने मतलब कुछ चीजें इनकी मेमोरी में भी थी लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने रिकॉल पे काम नहीं किया। तो सबसे बड़ा जरूरी ये, जब आप उसका 40-50 बार इसका प्रैक्टिस होती है तो रिकॉल की पावर अपने आप आएगी। और एग्जाम में यही तो है ना कि बहुत सारी चीजें आपकी मेमोरी में है, उसका रिकॉल होना जरूरी है वहां पर। वहां पर उन 3 घंटे के अंदर आपकी पढ़ी हुई सारी बातें भी अगर आपको याद आ जाती है तब भी सिलेक्शन है बच्चों का। लेकिन ये हमारी स्थिति है कि हम रिकॉल पर काम नहीं कर रहे होते। रिकॉल तभी हो पाएगी जब आप जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस कभी पूरी किताब की नहीं की जाती, उसके शॉर्ट पॉइंट की जाती है। हाँ, जो पॉइंट मिसिंग होता है उसको आप क्या कीजिए कि वहां से उठाइए। अब आपने बहुत अच्छे से विषय को पढ़ लिया, अब आप सबसे पहले उसके पुराने पेपर लगाइए वापस। अब पुराने पेपर सारे के सारे आ जाएंगे, तो उनसे 2 बेनिफिट होते हैं सर। एक तो कि पुराने पेपरों के ऊपर इनकी मास्टरी हो, अपने को मालूम है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, घूम करके आते हैं। दूसरा कि वहां से ये आइडिया हो जाएगा कि जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के अंदर हर बार कृषि प्रदेश से एक सवाल आ रहा है, जलवायु प्रदेश से सवाल आ रहा है, नदी के सहायक नदी से आ रहा है, बांध से आ रहा है, तो इनको ये आइडिया हो जाता है कि किस पार्ट से सवाल उठ रहा है, किससे नहीं उठ रहा, कैसे सवाल आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि बच्चा एक पढ़े जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि सवाल आएगा किस टॉपिक से। ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे आपको अपने अपने आदत सर अपने लर्निंग आउटकम बहुत कम पढ़ाते हैं अपने, क्यों, वहां से ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत कम है। और आप देख लो पिछली 4 भर्तियां होगी, 2 पेपर तो रद्द हो गए होंगे, लर्निंग आउटकम से एक भी सवाल नहीं है, जबकि यूट्यूब में लोगों ने क्या 10-10 12-12 घंटे पढ़ा दिए उसको कि नया नया टॉपिक चल रहा था और उसमें सवाल है नहीं। क्योंकि अपने कंपटीशन में ये वाली अच्छी बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की अप्रोच कहां पर है अपने, कि अपने को बीएड की तरह थ्योरी में तो लिख करके आना नहीं है, तो अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाली चीजें हैं बच्चों। तो जब बच्चे उन सवालों को पढ़ेंगे पुराने पेपर, तो उनको यह मालूम हो जाएगा इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अपने जैसे अपने वाले में बाल विकास के अंदर सिद्धांत है, तो अपने हर बार ये आएगा इनमें से कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं है स्टेटमेंट, सीधा सत्य असत्य के वहां से पूछेगा। हर सवाल की नेचर अपने को मालूम हो जाती है, तो सवालों को देख रहे होते हैं। तीन पेज पढ़ा तो उसमें इतनी गहराई तक जाते हैं, ए बी, ए नोट बी एरर भी पूछ लेते हैं, और बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी भी पूछ लेते हैं, ये सब पूछा गया है। Yes. मतलब यहाँ से क्या है कि हमें मालूम हो जाता है कि जीन पियाजे के सवाल कैसे आएंगे, फ्राइड के सवाल कैसे आएंगे,
आएंगे, मोटिवेशन में से सवाल कैसे आएंगे, पर्सनैलिटी में से कैसे आएंगे, सब चीजें कि जब बच्चा बार बार पढ़ेगा इन चीजों को तो उन सवालों से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इनके पास सिर्फ दो चीजें हैं, पाठ्यक्रम हो गया, अच्छी तैयारी होगी, पुराने पेपरों का नॉलेज हो गया। अब इनको कोई ठग नहीं सकता। अब ये किसी के टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज लेवल की है या नहीं है, क्या वो पाठ्यक्रम के आसपास घूम रही है कि नहीं घूम रही है। कुछ बार से टेस्ट सीरीज वालों का हम देखा है कि बच्चों को एक सस्ते के चक्कर में फंसा लेते हैं कि हम 10 रुपए का टेस्ट दे रहे हैं, 50 रुपए का दे रहे हैं, 100 रुपए का दे रहे हैं, 99 रुपए में दे रहे हैं, और 10 टेस्ट दे दिए, 20 टेस्ट दे दिए, उनको 15 टेस्ट दे दिए, और टेस्ट किए क्या, यहीं कहीं से सवाल उठा करके सीधे, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम से ऐसे ऐसे टेस्ट देखे जिनका पाठ्यक्रम से कोई लेना देना ही नहीं है। और बच्चा क्या एक बार सस्ते के चक्कर में फंस जाता है, और वो बच्चे को फिर बार बार बिजनेस करते हैं। ये एक सबसे बड़ी दुखद समस्या है कि आज के समय से, हाँ, फिर एक सब्जेक्ट के बाद में फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट पार्ट्स में बांट देंगे, कल्चर की अलग, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी की अलग, साइकोलॉजी की अलग, मतलब इतना बच्चों को बांट दिया, मेथड के अलग, सब चीजों के अलग। तो वो बच्चों को 50 50 50 करके वो 2000 रुपये बचे। फिर ये कि इवन एग्जाम से पहले रात तक कि रीट से पहले एक रीट और परीक्षा से पहले एक परीक्षा और 2.0 3.0। और ये देखो मतलब यहाँ तक कि पिछली बार तो ये हुआ था कि बच्चों लॉकडाउन के कारण एग्जाम आगे गया था, तो फिर उसी के वर्जन ये रीट 1.0, रीट 2.0, रीट 3.0, मतलब उन्हीं बच्चों को बेलास्ट के बीच 1 लाख बच्चे भी खरीदे तो 100 100 रुपए करके अपना तो बिजनेस करे के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी है ये वाली। आपने जो कहा वो परफेक्ट है, पर एक चीज और भी है। लोग इतने भी शातिर हैं सर कि वो बच्चों को टेस्ट सीरीज देंगे, फ्री क्लासेस दे देंगे, फ्री टेस्ट सीरीज दे देंगे, और उसमें एग्जाम वाले प्रश्न भी ले लेंगे, और बच्चे देखेंगे हाँ यार परीक्षा में आए हुए प्रश्न करवा रहे हैं ये सर, ये मैम परीक्षा में आए हुए प्रश्न करवा रही है। लेकिन वो केवल प्रश्न करवाते हैं और उसका आंसर करवाते हैं, या तो उसका कॉन्सेप्ट उनको खुद को नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट बता ही नहीं सकते, या फिर वो लॉजिक अपना ऐसा देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चा इसलिए भ्रमित हो जाता है कि हाँ परीक्षा में आए हुए करवा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि करवा क्या रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं चाहता हूं सर कि हम अपने चैनल पे रीट की एक फ्री टेस्ट सीरीज शुरू करें, जिसमें हम बच्चों को वीक में 3 दिन या फिर जैसा भी आप बनाते हो सिस्टम, उसमें बच्चों को हम रोज बताएंगे कि इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, ये प्रश्न होते हैं, ये इनका सोल्यूशन होता है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसके लिए चाहे भले ही आप उसके लिए पहले ऐप पे इनका टेस्ट ले लें ताकि इनको फिर उनका सोल्यूशन करवाएं डेली, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे होंगे उनके नाम भी अपन बोलेंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो बच्चा ये टेस्ट तो फ्री रहेगा, और जो बच्चा टेस्ट में लगातार 10 टेस्ट में टॉप रहेगा तो अपन अपना कोर्स भी फ्री दे, हाँ, ये अपने क्या उस बच्चे को कोर्स फ्री वो दे देंगे अपने बुक भी। और बस ये अपने 2 4 दिन में बुक आ जाती है। बुक आते थोड़ी सी ये है हकीकत, सच्चाई ये वाली है कि पिछले यूट्यूब पर ना आने का रीजन यही है कि किताबों में लगे अपने, और अपने वो सिस्टम तो है नहीं कि आप हर बार देखते हो जब भी हमारी मार्केट में नई किताब आती है तो पीछे वाले से चेंज मिलती है, क्योंकि लगातार परीक्षा का लेवल बदलता जा रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका बदलता जा रहा है। तो वो चीजें नहीं है कि आज से 10 साल पहले हमारी जो किताब थी आज उसको सेम रखें। अब अगर आप देखोगे नई वाली किताब को, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा-सा बता दूँ सकता हूँ? नई वाली किताब को अगर आप देखोगे ना, तो आपको पुराने वाले, नए वाले में रात-दिन का अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले एग्ज़ाम में जो नई चीज़ें हैं, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी गई है, रीट में नई चीज़ें पूछी गई, वो सारी चीज़, वो सारे कांसेप्ट, क्योंकि समय के साथ धीरे-धीरे परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें पाठ्य सामग्री को भी वैसे का वैसा ही करना पड़ेगा। और फिर पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि हमने 99% बता सकता हूँ कि हर एक चीज़ ऑथेंटिक हो उसके अंदर। कि कोई भी चीज़ जो है कि बिना 4 जगह से वेरीफ़ाई करने के बाद में, कि हाँ, ये है ऑथेंटिक, कि कल को बच्चा अपनी गाइड से भी पढ़ कर के ज़ाहिर वहाँ चीज़ हो, तो अपने जो बच्चा है कि कोर्ट अपने गाइड को तो नहीं मानेगा, लेकिन जैसे सर की हिंदी गणित अकादमी की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, जैसे अपन सर कल एक किताब देख रहे थे, वो बीएसटीसी वाली राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की, डायरेक्ट इनके पॉइंट वहाँ से सिलेबस में से उठाया गया था। तो आपको क्या है कि इन किताब में एक भी जो लाइन लिखी हुई है ना, उस लाइन के पीछे का रेफरेंस क्या है वो तक बताइए, ताकि कभी भी बोर्ड में अपने गाइड को भी चैलेंज करेंगे ना अपन, तो उस गाइड के पीछे की ऑथेंटिक किताब बचेगा ना, कि इस ऑथेंटिक किताब से मैटर उठा करके हमने दिया है ये वाला, तो आप उस बात को कोर्ट में चल कर चैलेंज कर सकते हो। तो इस वजह से 2 4 दिन बस समय और लगेगा फ्री होते ही, फिर आपका एक जो है टेस्ट का शेड्यूल जारी। सर बुक के बारे में तो मैं इन बच्चों को भी दाद देता हूँ,
जाने ये क्यों इतना इतनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने अब तक कोई किताब नहीं खरीदी। सर कब आ रही है, सर कब आ रही है। और हम इन दिनों वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि मैंने कहा जब भी सर जैसे ही अपन वीडियो डालेंगे नीचे पहले से लेके 100वां कमेंट ये आएगा, सर दिवाली भी गई, बुक नहीं आई। इसका मतलब जिस बच्चे ने कमेंट किया है उस बच्चे ने अभी तक किसी और बुक पे विश्वास नहीं किया है। इसका मतलब आप सही राह पे तो चल रहे हो। तो ये बात मेरे को बस बहुत इसी एक विश्वास के अच्छा लगा। कारण एक-एक लाइन शुरू से में ना बहुत सोच समझ के लिखनी पड़ी और उसी कारण से मुझे लग रहा है अब बस आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। 1-2 दिन के अंदर बुधवार तक आपके हाथ में किताब हो जाएगी। अच्छा आज अपन जोधपुर निकलना चाहे हमको। अच्छा एक आपको मैं चलो अभी नहीं गुड न्यूज़ देंगे आज शाम को हम और जोधपुर निकल रहे हैं और आपको एक बहुत ही मतलब आप गदगद हो जाओगे ऐसी खबर देने वाले हैं आपको। वो कल कल आकर के देंगे, है ना? तो वो बताएँगे तो 2 दिन 1 दिन और डिले बुधवार का बोला था हमने, गुरुवार या शुक्रवार डेफ़िनेटली फाइनल आपके हाथ में बुक होगी, है ना? तो प्यारे बच्चों अपने मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। कोई भी समस्या, कोई बात हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, ऐप के ऊपर दिए गए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपका सिलेबस, आपकी अच्छा एक उसपे पूरी की पूरी किताबें आपने फ्री डाल दी उसमें। अच्छा, एग्ज़ैक्टली हाँ, एनसीईआरटी की, आरपीएससी की वो सारी किताबें उसपे पड़ी हैं, बहुत सारा मैटर है, तो उनको पढ़िए। हाँ, और दूसरा कि भई उसके अंदर हमारे हर कोर्स के 20-20 डेमो वीडियो पड़े हैं। एक ये भी बात है कि हमारे कोर्स के वीडियो हैं 100 उनमें से 20 तो डेमो के अंदर पड़े हैं सर। ना क्वालिटी है तभी तो क्वालिटी अच्छा। तो आप उनको देखिए और आपको लगे तो आप तैयारी कीजिए, है ना? हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।